आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी और आज के क्लास में हम उसी से रिलेटेड उसी का एक सेपरेट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब आपको तो ये तो पता ही होगा कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली इसका मतलब आपने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बताया था जिसकी फॉर्म कैसी होती है, जैसे आपने लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते भाई, ठीक है। जैसे आप लिखते थे ax, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते थे, फिर आप ax यानी कि दोनों की पावर क्या कर देते थे 0, फिर आप लिख लेते a1 और x की पावर 1, ठीक है। फिर आप लिखते थे a2 और x की पावर 3, ठीक है, या फिर 2, ठीक है। सेम पैटर्न पे ऐसे ही चलता था। तो ये क्या हो जाता था, a की पावर n और x की पावर n, कुछ इस फॉर्म में चलता था, जिसे आप क्या कहते थे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते थे कि नहीं कहते थे। इस चीज़ के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया था। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी और अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को भी इम्प्रूव करा होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और पहले आपको फिर से थोड़ा सा उसका फाउंडेशन कराएंगे ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पर जब भी आप इस तरीके की क्वेश्चन करने जाएं तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही ये चैप्टर निकला हुआ है, सो दैट आपको इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ax प्लस मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे 1, और जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना मैंने पिछली क्लास में दिखाया था ना। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। याद आ रहा है ना आपको भी, जी भैया याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने ये बताया था, जैसे मैंने लिख दिया ax² प्लस 5x प्लस b, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, आप कहोगे 2, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहे थे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आ रहा है आपको भी, जी भैया याद आ रहा है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल कराया था जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो रही थी वहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया x³ प्लस y² प्लस 8। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, आप कहोगे 3, और 3 है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, क्यूबिक इक्वेशन बोलते थे कि नहीं। आप कहोगे जी भैया ये सब याद आ गया। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे पास जो टॉपिक निकल के आया है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल शब्द यहाँ पर ऐड हुआ है। बाकी हमें बात सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन पर ही करनी है। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब जब बात टू वेरिएबल्स की हो रही है तो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है ए से लेकर जेड तक आपने सारे अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ रखे हैं, ए बी सी डी, है ना। उनमें से कोई दो वेरिएबल आपको सिलेक्ट करने, आपको भी अच्छा ठीक है, मान लेते ए और बी ले लेते। अब ए और बी से मिलकर जो इक्वेशन बनेगी और जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। आपको यहाँ भैया लीनियर इक्वेशन पता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद दो वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पर ए और बी से मतलब है, और इसके आगे कोफिशिएंट लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो माइनस बीच में साइन लगा दिया, तो 2a माइनस बी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप इसके अलावा एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है जी। यही चीज़ आपको पढ़नी है इस पूरे के पूरे सिलेबस में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो नो डाउट आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया, एज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है। जब भी कोई क्वेश्चन एज से रिलेटेड आए, ठीक है, कि मैं आपसे 7 टाइम्स हूँ, अभी जो करंट एज है उसके ठीक 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, ऐसा कुछ जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपसे इससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एक बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी जो आपकी एज है, मैं आपसे आपकी एज भी नहीं पूछ रहा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अभी जो आपकी एज है उसमें ठीक 10 साल बाद आप कितने साल के होंगे। जैसे मान लेते हैं आपकी एज कुछ भी है अभी, ठीक है, फिर से सुनना, आपकी एज अभी कुछ भी है और मैंने कहा 10 साल बाद आप कितनी एज के हो जाओगे। तब आप कहोगे ऑन एन एवरेज, मान लेते हैं अभी अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी एज अप्रॉक्स मान लेते हैं 15 साल होगी, ठीक है। और मैंने कहा कि 10 साल बाद, यानी कि आप इसमें 10 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25 साल, यानी कि आने वाले 10 साल बाद आप 25 साल के हो जाओगे। यही ना, समझ में आया कि। और यहीं पे अगर मैं ये कह देता कि आपकी एज जो भी है अभी मान लेते हैं 15 साल है,
और मैंने कहा कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी। अभी जैसे 15 साल के हो तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, तब आप कहोगे 15 - 5 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 10, यानी कि 10 साल पहले, यानी कि 10 साल के आप होंगे उस समय। ठीक है, यानी कि अभी मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि अगर अभी आपकी एज 15 साल है तो 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आपको भी 10 ऐड कर देंगे तो 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन मैंने चेंज करा, अगर आपकी एज अभी 15 साल है तो 5 साल पहले आप कितनी एज के थे, तो आप कहोगे 10 साल के। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, नहीं नोटिस करी होगी, कि दोनों के लिए अगर आपसे पूछा गया है कि 10 साल पहले कितनी है या 5 साल पहले कितनी है या 10 साल बाद कितनी आपकी एज होगी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास करेंट एज होनी चाहिए। करेंट एज अभी आपकी कितनी थी, वो थी करेंट एज आपकी 15, क्योंकि आप उसी पैटर्न पर ही तो सॉल्व करते हैं कि आने वाले 10 साल बाद आप कितने साल के होगे या 5 साल पहले कितने साल के होगे। क्लियर है कि नहीं। तो एज के केस में आपको करेंट एज पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है जी। ओके, अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, आप इसको एक बार ट्राई करने का प्रयास करना। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड ऐसे ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले थंबनेल के थ्रू बता चुका हूँ, काफ़ी बार बताया कि कंसेप्ट क्लियर करूँगा, फार्मूले बताऊँगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बस इतना मैं आपको इस वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सारे वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक चैप्टर एक वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन बोला गया उसको देख लेते हैं। क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि एप्पल्स की बात हो रही है और ग्रेप्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 2 kg क्या है, एप्पल्स हैं, और 1 kg क्या है, ग्रेप्स है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी, ठीक है, इनको फाउंड करा जाता है किसमें, 160 रुपये में। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको कि जी भैया, ये मैंने ऐसे लिख लिया, एप्पल ग्रेप्स और 160 रुपये। आफ्टर अ मंथ, कुछ समय बाद या कुछ महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल यानी कि मैंने एप्पल में 4 kg लिख दिया, एंड 2 kg ग्रेप्स, यहाँ पर मैंने 2 kg ग्रेप्स लिख दिया, इज इक्वल टू 300 रुपये, यानी कि 300। यानी कि आपने अभी मान लेते अभी करंट टाइम में आपने क्या किया, 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे, तो वो आपको कितने में पड़ जाते हैं, वो आपको 160 रुपये में पड़ जाते हैं। क्लियर है। आप कुछ महीनों के बाद जाते हैं उसी दुकान के पास, 4 किलो सेब खरीदते हो, 4 किलो एप्पल खरीदते हो, ठीक है, उसके बाद 2 kg ग्रेप्स खरीदते हो, तब आपको वो कितने में पड़ता है, वो 300 में पड़ता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल, आपको इसको एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मान लेते हो कि मान लेते हैं एप्पल आपने x रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि एप्पल और ग्रेप्स अलग अलग प्राइस में मिलेगा आपको, है ना। जैसे एप्पल मान लेते हैं अगर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, तो ग्रेप्स हो सकता है 50 या 40 रुपये में हो, 60 रुपये में हो, ऐसा कुछ होगा कि नहीं, मतलब प्राइस अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं एप्पल का प्राइस x रुपये होगा, तो उस हिसाब से 2 किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या होगा। देखो, एक पेन की कीमत अगर 10 रुपये, तो 2 पेन की कीमत 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है वही। अगर एप्पल 1 किलो x रुपये में मिल रहा है, तो 2 किलो एप्पल 2x में मिलेगा। क्लियर। और ग्रेप्स अगर y रुपये में मिल रहा है, मतलब सेपरेट कुछ प्राइस होगा, तो y मान लेते हैं। ठीक है, तो 1y हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 160 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि एक इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी 2x प्लस 1 और y की मल्टीप्लाई, तो y और इक्वल में 160। क्लियर है कि नहीं आपको, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। अब दूसरी इक्वेशन, वहीं पे एप्पल का प्राइस आपने x माना था, तो कुछ समय बाद जाओगे तब भी x ही रहेगा, हालांकि वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको y मान लोगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम आएगी। जब भी इस तरीके की इक्वेशन आपके सामने आती है तो सॉल्व करना एक चैलेंजिंग रीज़न बन जाता है कि किस तरीके से भाई x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा भी एक और मेथड होता है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि ये दो मेथड आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये मेथड आपको आने चाहिए। अब ये मेथड हम आगे सीखेंगे, और इन इक्वेशंस को ऐसा ही पड़े रहने दो। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना आपको आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन सॉल्व करना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, लेकिन आपको जल्दी नहीं करनी कि स्किप करके चलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एज का क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था। अब यहाँ पर कुछ ये रेशियो दिए गए हैं, पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है, इनमें कुछ रिलेशन दिया गया, आप उसको समझने का प्रयास करना।
अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी आपको एक बार प्रयास करना है, ठीक है जी। फिर मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2x + 3y, ठीक है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन मैंने ये दे दी। दूसरी इक्वेशन मैंने दे दी यहाँ पर 4x, ठीक है, और माइनस का 5y और डिवाइड यहाँ पे माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसमें देखेंगे और दूसरी इक्वेशन में देखेंगे। क्लियर है? पहले इक्वेशन में जो पहला x के साथ जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1। और यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, भेजी भैया। उसके बाद पहली इक्वेशन में जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट होगा वो हमारा b1 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। आपको भी ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ स्पेशल नहीं करना है। उसके बाद जो सिंपल सा नंबर लिखा होगा वो हमारे पास c1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में वो हमारे पास c2 हो जाएगा। क्या ये इतनी बात समझ में आपको आई? आपको भी हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मैं रेशियो लिख रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहला होता है a1 अपॉन में a2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे पहली इक्वेशन में हमारे पास 2 है कि नहीं, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4 है, ठीक है। सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखना है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि b1 और b2 क्या है, तो b1 आप कहोगे अभी निकाला था b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो b1 यहाँ पर क्या है, 3 है कि नहीं, तो आप कहोगे 3 है। और b2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेते हैं। उसके बाद c1 अपॉन में c2 क्या है, तो c1 अपॉन में c2 की बात करेंगे तो हमारे पास 8 है, ठीक है। c1 अपॉन में c2, तो ये 8 है, और c2 क्या है, माइनस का 7, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को क्या करें, कंपेयर करें, तीनों को क्या करें, अगर हम लोग कंपेयर करें और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनती है। ऐसी बनने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास a1 a2, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, क्या a1 a2, ठीक है। मान लेते हैं a1 a2 और b1 b2 क्या है, इक्वल नहीं है। और जब a1 और a2 कंपेयर करने पर इक्वल नहीं है, ध्यान से समझना, तो उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, समझना, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक लाइन जैसे ये जा रही और दूसरी लाइन ये, तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। और इसके अगर आप अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा आपको कि जी भैया याद रहेगा। उसके बाद नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, आप समझने का प्रयास करो। सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि सारे जो रेशियो है कंपेयर करने पर इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, सारे इक्वल आएंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे इक्वल है। तो ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ से जैसे अलग अलग होते हैं हम सारे फ्रेंड्स, और अचानक मार्केट में हम सारे दोस्त मिल जाते हैं, सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं ये कैसा कोइंसिडेंट है। सेम पैटर्न पर यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे अगर इक्वल है तो वो कैसी लाइन्स होंगी, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक है। और इसके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस होंगे। कितने सोल्यूशंस होंगे, मैनी सोल्यूशंस होंगे। ये आपको याद रखना। क्लियर है जी। उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, इन चारों में तीनों में, ठीक है, तो b1 b2 क्या होगा, वो c1 c2 के इक्वल नहीं होगा। ये याद रखना है। तो ऐसे केस में क्या होंगे, वो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और इनके सोल्यूशन कैसे होते हैं, नो सोल्यूशंस होते हैं। अब इसी में एक पॉइंट और आप ऐड करिएगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या है कि देखो इसमें आपसे पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड वाला भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और लास्ट वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब हमने इन सबको कंपेयर करा तो देखो यहाँ पर इक्वेशंस पहले से दे दी गई। जैसे यहाँ पर ये पहली इक्वेशन दे दी गई है, ध्यान से समझने का प्रयास करना आप, ठीक है। इस इक्वेशन से a1 a2 कैसे निकाला जाता है मैंने अभी सिखाया था। तो यहाँ पर b1 b2 और a1 a2 क्या इक्वल नहीं है, सो दैट ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगी। और ये क्या होगा, एग्जैक्टली इसका एक ही सोल्यूशन होगा। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब इक्वल है, सो दैट ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी और इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है जी। थर्ड की बात कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर a1 a2 तो इक्वल होगा b1 b2 के, बट b1 b2 c1 c2 के इक्वल नहीं होगा, सो दैट ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पैरेललाइज हो जाएगा और इनके कोई भी सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
याद रहेगी ये टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है जी, देखो उसी चीज़ को यहाँ पर एक बार फिर से रिप्रेजेंट करा गया है। देखो ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, ये रेशियो दे दिए गए, पैरेलल लाइंस कब होगा, कोइंसिडेंट लाइंस कब होगा और आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगा। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी कि नहीं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। और जब जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं वो कैसी होती हैं, कंसिस्ट भी होती हैं। कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे आप कंसिस्टेंट हो पढ़ाई के प्रति, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। और लास्ट यानी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है इसके आगे। अब देखो जब ये कंसिस्टेंट होंगे और इनके देखो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, और इसके इन्फिनिटी सोल्यूशन और इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तभी भाई आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब आपको भी भैया ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सिखा दीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी x + y या फिर इज इक्वल टू, मैंने 8 लिख दिया, और दूसरी इक्वेशन दे दी 2x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x और y के कुछ अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या मिलेंगी, अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। उसी चीज़ को यहाँ पर आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं पे दिखेगा, मान लेते हैं ऐसे कोई ये मान लेते हैं 2, इधर कहीं पे एक पॉइंट है ये। ठीक है, ऐसा कुछ, तो इसको मान लेते हैं 2, 4 मिला है। ठीक है, तो ये आप लाइन ऐसे खींच दोगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं आपको मिलेगा -3, 5, 3, 2। ठीक है, इधर मान लेते हैं भाई आपके पास ये -3 है और इधर ये 4 होगा। ठीक है, तो ये -3, 4 कुछ ऐसे आप मिला दोगे, तो ये कुछ लाइन्स मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ये डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये लाइन्स आपको पहले आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसको क्वाड्रेंट्स के थ्रू आपको एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, सो दैट उसका डायग्राम कुछ ऐसा निकल जाएगा। जैसे ये ब्लैक मैंने इक्वेशन की थी, तो इसकी जो इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ से ड्राइव किया गया, तो यहाँ से इसको इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया x + ये 3y। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना और इसी पैटर्न पर होते। ठीक है, प्रयास करना आप। आगे देखते हैं 3.2 में अब कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया था वो यही था कि भाई आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जो भी मैंने अभी बताया था, कहाँ गया भाई, देखो ये टेबल अगर आपको आ रही होगी तभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद ये दोनों सेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते चलूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले का ये सेकंड क्वेश्चन बोर्ड के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला गया, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं इधर क्या है, आपके पास ये पेन है और इधर ये पेंसिल्स हैं, पेंसिल को P1 से डिनोट कर लेते हैं और पेन को P से 2 से, और इक्वल में ये प्राइस लिख देते। ठीक है, सब P से है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यूनिक कर लेते, क्या अलग कर लिया इसको यार, है ना, सब चीज़ एक ही जैसी है। ओके, तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर मान लेते हैं पेंसिल क्या है, पेंसिल का प्राइस x रुपये है और पेन का प्राइस y रुपये है, और टोटल प्राइस कितना है वो इक्वल में लिख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको भी जी भैया, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अच्छा ओके, अब समझने का प्रयास करना। मान लिया पेंसिल का प्राइस क्या है, x रुपये है और पेन का प्राइस y रुपये है, और इक्वल में टोटल प्राइस कितना आ रहा है कंबाइन करके, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना। बोला गया 5 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल का प्राइस यहाँ पर x रुपये है। ठीक है, और दूसरे पेन का प्राइस है, एक पेन का प्राइस है y रुपये, तो टोटल प्राइस कितना होगा, देखो 5 पेंसिल्स की बात हो रही है, तो एक पेंसिल का प्राइस x रुपये, तो 5 पेंसिल्स का प्राइस 5x रुपये होगा, आपको ये भी है। और 7 पेन्स का प्राइस y रुपये, तो एक पेन का प्राइस 7 रुपीज़ है, तो 7 पेन्स का प्राइस 7 × y करोगे तो 7y हो जाएगा, और दोनों को कंबाइन तरीके से खरीद रहे हो तो 50 रुपीज़ मिलेगा, 50 रुपीज़ में मिलेगा इक्वल में। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे, सेम पैटर्न पे बोला गया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स। 7 पेंसिल्स यानी कि एक पेंसिल का प्राइस 7 रुपीज़ है, तो 7 पेंसिल्स का प्राइस 7 × x करोगे 7x मिलेगा, प्लस 5 पेन, एक पेन का प्राइस कितना था y रुपये, तो फिर 5 पेंसिल्स कितने में मिलेगा
तो 5 पेन्स मिलेंगे आपको 5y प्राइस में, और इक्वल टू दोनों को एक साथ कर दें तो 46, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो चलो भाई इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन देखो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। क्या बोला गया है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये था, ठीक है। और दूसरा क्या था, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये दिया गया था। अब दोनों देखो कैसे इक्वेशन सॉल्व होगी। पहली बात तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है तो अच्छी बात है, एलिमिनेशन मेथड आ रहा है सबसे अच्छी बात है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको कोफिशिएंट आपको इक्वल करने होते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन में अगर आप देखो, ठीक है, ये पहली और दूसरी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है और इसका x का कोफिशिएंट 7 है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, पहली इक्वेशन में 7 से और दूसरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, आपको कीजिए भैया। तो पहली इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 5 जा 35, ठीक है, 35x और 7 7 जा 49y और इक्वल में 7 5 जा 35 और एक 0, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में 5 से करेंगे तो 7 5 जा या 5 7 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और 23, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, सारे चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस सेम है। 25 माइनस में से 4y ये कितना है हमारे पास 49y है, ठीक है, ये 49 है। तो 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 बचेगा y इक्वल में 0 में से 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 1, ठीक है। अब आपको पता है कि 24 5 जा कितना होता है, 24 5 जा भाई साहब कितना होता है, किसी को याद है? 24 5 जा मेरे हिसाब से 120 होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो 5x प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 50, ठीक है। और 5x ये कितना हो जाएगा, 15 बचेगा घटाने पे, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 5 आ गया और x की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। यानी कि पेंसिल का प्राइस 3 रुपये है और पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपये। बस यही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बताया, जो कि आपको आना चाहिए। और अब हम इसके आगे जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी मैं अभी आपको करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन ये जो दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, आपको इनमें ये बताना है कि पहली बात तो कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं, आपको ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन बोला गया ये, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन दिया गया था वही तीसरा वाला। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। पहले आप इक्वेशन फिर से लिखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 लिखा है, LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है 2x, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू 10 है। तो अब ये इधर अगर आएगा LHS में तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जी, हो जाएगा आपको भी, हाँ भैया हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गलत जगह पे लिख गया था और प्रॉपर आपको बताना भी तो है। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई और LHS में आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y और ये माइनस का 10 इक्वल में 0, ठीक है। ये पहले इक्वेशन कर रहे थे, यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको भी, हाँ भैया यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो करेंगे क्या, देखो जो पहला नंबर है इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा कि नहीं, ये a हो गया। उसके बाद a1 इसको बोलेंगे, इसके ठीक नीचे ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन है। इसके ठीक आगे कुछ नहीं है तो वो b1 हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। यहाँ पर ये b2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे a1 अपॉन में a2 क्या आ रहा है, तो a1 अपॉन में a2 यानी कि 1 अपॉन में 2 आ रहा है। उसके बाद b1 अपॉन में b2 ये देखेंगे क्या आया हमारे पास, तो ये 1 अपॉन में 2 आया, ठीक है। और c1 अपॉन में c2 देखेंगे तो ये कितना है, -5 अपॉन में माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 -5 जो 5 5 2 10, यानी कि ओवरऑल सारे क्या आ रहे, इक्वल आ रहे। तो आप यहाँ पे लिखोगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू है c1 अपॉन में c2। ये सारे इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती है बता सकते हो कोई लोग, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, ठीक है।
और ये कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस होती क्या है। जैसे मैंने एक ये लाइंस खींची, ठीक है, और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन खींची, और इसी के ऊपर मैंने ये तीसरी लाइन खींची, फिर इसी के ऊपर मैंने ये चौथी लाइन खींची, तो ये क्या होते हैं? ये कंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, ठीक है जी, याद रहेगा। ओके, सेम पैटर्न पर आपको ये सारे रेशियो ऐसे ही कंपेयर करके फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो मैंने आपको बता दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, और अगर ये नहीं आता है तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम है। तो भाई सीख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैंने सिंपल सा इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने 8 लिखा, कितना लिखा? 8, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड। जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। जैसे हम पहले इक्वेशन में देखें तो x को LHS में ही रखते हैं और y को RHS में भेज दें, तो 8 पहले से था RHS में, ये प्लस का y उधर हो जाएगा माइनस का y। अब जहाँ पर भी x आया वहाँ पर हम x की वैल्यू 8 माइनस वाई पुट करेंगे इन द सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 2x लिखा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू अब हम लोगों ने क्या लिखी है? 8 माइनस का y निकाला है कि नहीं? आप कहोगे हाँ भैया, तो 8 माइनस वाई है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का y इज इक्वल टू 14। आप कहोगे हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, और फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और y की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 माइनस का y और ये माइनस का y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब आगे देखो भाई, आगे क्या करना है आपको? आगे कुछ स्पेशल नहीं करना है। ये 16 जो देखो, नंबर एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो देखो माइनस का 2y माइनस का y, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3y, और इक्वल में क्या हो जाएगा? 14 माइनस का 16। क्लियर? ओके। अब देखो माइनस का 3y इज इक्वल टू 14 में से 16 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा कि नहीं? आपको जी भैया। अब y देखो 3 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में क्या करेगा? डिवाइड, माइनस 2 अपॉन में माइनस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। y की वैल्यू 2/3 आ गई, तो यहाँ पर इक्वेशन ये जो मैंने निकाली थी, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 माइनस क्या लिखोगे आप? 2/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 8 जा 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 अपॉन में 3, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और आसान क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको समझ में आ जाए, समझने का प्रयास करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है स्पेशली, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या ले लिया हम लोगों ने? x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और जब आप इसे और डेप्थ में सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन से देखते हैं, x को LHS में रखते हैं और 10 प्लस का y RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं? ये इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का मान इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, जहाँ पर भी x आया वहाँ पर रखेंगे, तो x की जगह पे 10 माइनस का y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। आपको जी भैया। अब देखो 10 LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो ये माइनस 2y क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इज इक्वल टू 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? प्लस का 6 आ जाएगा कि नहीं? अब ये माइनस का 2 इंटू वाई है कि नहीं, और इक्वल में क्या हो जाएगा? 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में माइनस का 2, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, यानी कि y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ तक डाउट कोई नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, जब y की वैल्यू माइनस का 3 आया तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? तो ये चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 10 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस 3 और माइनस पहले से तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 आ गया 13, और y की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। तो क्या गलत आया? कुछ भी नहीं गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे दी गई, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आपको इसे सॉल्व करना है, और यहाँ पर मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करूँगा जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भाई आप जितनी बार प्रैक्टिस कर लेना उतना आपके लिए बेहतर है। क्या बोलोगे? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
if 3 is added both denominator and numerator is becomes 5/6 find the fractions। ठीक है, अब मैं अगर इसके लिए इक्वेशन बना के आपको दे दूं तो वो बस यही होगा। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन क्या है, तो उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं हमारे पास x अपॉन में y है। ठीक है, क्या होगी, x अपॉन में y होगी, यहाँ पे कोई डाउट आप कहोगे नो भैया, x यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, और y क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर है। यहाँ तक कहानी क्लियर, आप कहोगे हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है वो 9 अपॉन में 11 हो जाती है जब हम 2 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि भाई हमने लिखा x अपॉन में y और दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो वो 9 अपॉन में 11 हो जा रही है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करना तो एक फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, उसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है इफ़ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको अब x अपॉन में y लिखना है और दोनों में कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो वो इक्वेशन कितनी हो जाती है, 5 अपॉन में 6 हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो भी इक्वेशंस आए आप चाहें उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना या फिर देखिए एलिमिनेशन मेथड से करना, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। ठीक है, आप दोनों पैटर्न पर कर सकते हो और आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड मैंने ये भी आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड से ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये मेथड आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये मेथड आना चाहिए, और अगर ये आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको क्वेश्चंस जब आप अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस सीखना है, और वो मेथड यही होता है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, और इक्वल में क्या लिखा गया है भाई, इक्वल में लिखा गया y। ठीक है, क्या लिखा गया, y c1 a1। ठीक है, और माइनस c2 a1 इज इक्वल टू a1 b2, ये डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन के, और a2 b1 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकलता है कैसे, ध्यान से देखना। इसको x लिख लिया गया, इसको y और इसको 1। ठीक है, यहाँ पर b1, ठीक है, क्या लिखा गया, b1 c1 b2 c2। ठीक है, ये a1 a2 b1 b2 कुछ इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएगी, देखो x लिखा था तो सबसे पहले x लिख लिया। ठीक है, b1 c2 की मल्टीप्लाई ऐसे कराई गई है, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल में y लिख लिया गया। अब मल्टीप्लाई देखो कैसे हुई है, अब मल्टीप्लाई हुई है c1 और a2 की, तो इसको c1 लिखा गया, a2 माइनस फिर c2 a1, तो c2 a1, और इक्वल में क्या लिखा गया भाई, इक्वल में लिखा गया है 1 अपॉन में ये a1 और b2 की मल्टीप्लाई, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यही चीज़ क्या होती है, ये आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जिसको हिंदी में वज्र गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आती है 5 नंबर में डायरेक्ट आ जाती है, बहुत रेयर केसेस में आएगी, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पर है कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और यहाँ पर 3 मैंने आपको मेथड के बारे में बताया, वो 3 मेथड कौन कौन से, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 ही मेथड होते हैं स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको मेथड आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तीनों इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंस कब होगा, जब आपका जो a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा और c1 c2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, और ऐसे केस में वो क्या होंगी, लाइन्स पैरेलल होगी। ठीक है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2, और इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इस केस में। ठीक है, उसके बाद अब देखो पहले केस में क्या बोला गया है, इसमें आपकी यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, a1 a2 अपॉन में b1 b2 ये दोनों ही इक्वल नहीं होते हैं b1 b2 के। ठीक है, और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट की बात होगी और कोइंसिडेंट की बात होगी, तो ऐसे केस में आपको अप्लाई क्या करना होता है, ऐसे केस में आपको अप्लाई करना होता है a1 a2, ठीक है, b1 b2 ये सब इक्वल होता है c1 c2 के। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और स्पेशल है नहीं, और जो भी जितना था मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया।
इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ लगता है, कुछ स्किप हो रहा है, देन आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उनके सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ें आप इनको तैयार कर लेना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बता दिया। हाँ, हो सकता है मैंने सॉल्यूशंस कम आपको दिए हों, तो वो एक डाउट हो सकता है आपका, और फिर भी आपकी जो क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके सॉल्यूशन प्रयास करूँगा कि प्रोवाइड कर दूँ। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ले जाएंगे, नमस्कार, थैंक यू सो मच।